सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देखिए, HTML5 इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रेंड्स। ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है, उनको लगता है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कि जो भी हम कोड लिखते हैं कंप्यूटर पे तो इसका मतलब है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है। HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर बताता है किसी भी वेब पेज का। तो जो पेज पे स्ट्रक्चर बनते हैं, जो कंटेंट लिखते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होगा ये डिसाइड करता है HTML। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये इसमें क्या क्या चीज़ होंगी, पैराग्राफ्स होंगे, लिस्ट ऑफ बुलेटेड पॉइंट्स होंगे, इमेजेस होंगे, डेटा टेबल्स होंगे। अब इनको कैसे कैसे आप दिखा रहे हैं, कहाँ पे, जैसे लिस्ट का पोजीशन कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, पैराग्राफ कहाँ पे लिखेंगे, इमेजेस कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, ये सारा चीज़ जो है HTML में आता है। सो इन शॉर्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि ये स्केलेटन है वेब पेज का। आइए इसकी हिस्ट्री जानते हैं। सो पार्ट 2 इज HTML 1.0 आया था सबसे पहले 1993 में। इसके बाद आया HTML 2.0। तो टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया था। एक्चुअली इसको ये इन्होंने 1991 में ही बना दिया था, पर किसी कारण से इन्होंने इसे पब्लिश नहीं कर पाया। तब तक HTML 1.0 रिलीज़ हो चुका था 1993 में। तो इन्होंने क्या किया, अपने चेंजेस HTML 1.0 में लगा के इन्होंने अपना एक नया वर्जन पब्लिश किया, HTML 2.0 जिसको बोला गया, और इसको पब्लिश किया गया 1995 में। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टिम बर्नर्स-ली ही फादर माने जाते हैं HTML के। उसके बाद HTML 3.0 आया 1997 में। इसमें बहुत सारे फीचर्स लाए गए थे दोस्तों, लेकिन कुछ फीचर से क्या हुआ था कि ब्राउज़र स्लो डाउन हो गया था। नया वर्जन निकाला 1999 में और उसको बोला गया 4.0। ये उस टाइम पे ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसमें कुछ क्रॉस ब्राउज़र इश्यूज हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब भी कोई वेबसाइट बनाएंगे आप, तो आपको ये देखना होगा कि आपका जो कोड है वो हर ब्राउज़र पे चल रहा है। लाइक आपने वेबसाइट लिखी हो, डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आप क्रोम पे किया होगा आपने उस टाइम पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ क्रोम पे ही चलेगा। अगर कोई यूज़र आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहा है तो वहाँ भी वो वेबसाइट चलनी चाहिए। बोलते हैं क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी, कि मतलब मैंने जो बनाया है वो सारे ब्राउज़र्स के लिए कंपैटिबल है। तो इन्होंने क्या किया, एक इंटरनल कमेटी बनाई है इस टीम की। उन्होंने बोला कि आपको कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से ये सारे इश्यूज़ को डील करो। ये थी, उन्होंने काफ़ी टाइम लिया, एक्चुअली 13 साल का टाइम लिया। उन्होंने 2012 में रिलीज़ किया HTML 5.0। तो आप देख रहे हो ये काफ़ी लंबा समय है। अब हमें कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं लिखने होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट 1999 के टाइम पे लिखने पड़ते थे, क्योंकि वहाँ पे हमें कोड डालना होता था कि i7 से अगर ये वर्जन छोटा है तो इसके लिए ये कोड चले, अदरवाइज ये कोड चले। तो वहाँ पे वर्जन से स्पेसिफिक कोड भी लिखने होते थे, वो काफ़ी पेनफुल थे डेवलपर के लिए। ये जो HTML 5.0 है, इसी को HTML 5 बोलते हैं, और ये करेंटली यूज हो रहा है वर्ल्ड वाइड, एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड नाउ। इसके लिए कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप विजुअल स्टूडियो यूज़ करिए। विजुअल स्टूडियो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप जस्ट गूगल में टाइप करिए विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे code.visualstudio.com है, यहाँ से आप क्लिक करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैटिबल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो तो ये विंडोज़ के लिए है, ये लाइनक्स के लिए, ये मैक के लिए। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं डायरेक्टली कोड करने जा रहा हूँ। लेट मी ओपन द टर्मिनल। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ पे फोल्डर बनाना है। तो जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स में जा रहा हूँ, यहाँ पे CD मतलब है चेंज डायरेक्टरी, दिस इज़ कॉल्ड मेक डायरेक्टरी, mkdir। यहाँ पे आप फोल्डर का नाम दे दो जो बनाना चाहते हो। तो मैंने दे दिया HTML 5 लेसन। यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी बना दी। अब इसके अंदर मैं चला जाऊँगा HTML 5 लेसन। दोस्तों यहाँ पे भी मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ हर एक पार्ट के लिए, mkdir लेसन 1। यहाँ पे लेसन 1 पे चले जाएंगे आप, और यहाँ पे आके आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। फाइल क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ लिखना है टच और फाइल का नाम, जैसे मैंने index.html दे दिया है। अब इसको ओपन करने के लिए जैसे ही आपने कोड विजुअल कोड स्टूडियो इंस्टॉल कर रखा हो तो आप डायरेक्टली कोड डॉट लिख सकते हैं, ये पिक कर लेगा उसको। अगर नहीं पिक करता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं बताऊंगा कि ये कैसे चलेगा। जैसे लिखा है देखिए, ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। इसमें वो फाइल पड़ी होगी और हम उसी लेसन 1 के अंदर हैं।
देखिए लेसन 1 के अंदर हूँ मैं index.html पे। यहाँ पे आके आप HTML का कोड स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। यहाँ पे आपको 2 एक्सटेंशन मैं इंस्टॉल कराऊंगा। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं लाइव सर्वर। सो दोस्तों इसमें लाइव एक्सटेंशन आएगा, एक्सटेंशन में आके आप लाइव सर्वर सर्च करके आप इसको एक तो डाउनलोड कर लेना। तो देखो मैंने इंस्टॉल कर लेना, मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, सिर्फ आप लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेना। तो हम दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं, ये हमारा फाइल है index.html। यहाँ पे हम अपना पहला कोड लिखेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं एमिट एब्रीविएशन है इसके अंदर, ये खुद ही एक स्टार्टिंग टेम्पलेट आपको दे देगा। इसको क्लिक करके टैग्स क्या होता है दोस्तों, जो भी हम एंगल ब्रैकेट के अंदर, लाइक ये एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये टाइटल भी लिखा हुआ है, ये पूरा मेटा लिखा हुआ है। आप देखो सारी एंगल ब्रैकेट्स, ये एंगल ब्रैकेट्स होते हैं, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो हमारे सारे टैग्स हैं। तो यहाँ पे सारे टैग्स कौन कौन से हैं, एक तो हमारा HTML है, हेड है, मेटा है, टाइटल है, बॉडी है, ओके, ये हमारे टैग्स हैं। अब तो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं ताकि सिंपल क्लियर आपको समझ में आए। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ ले लिया आपने, ये पैराग्राफ एक टैग है। पैराग्राफ के अंदर आप कंटेंट लिखते हैं, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये हमने जो लिखा है ये कंटेंट लिखा है, ओके। ये पैराग्राफ कंटेंट है, ये पैराग्राफ का टैग था, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग के लिए क्या करना है, आपको स्लैश लगाना है जहाँ पे आप क्लोज करना चाहते हैं। और ये रूल ऑफ थंब है कि जिसको आपने स्टार्ट किया है उसको पहले ही क्लोज करेंगे आप, ओके। तो बेसिकली जब इसको स्टार्ट किया तो इसको क्लोज तो करना ज़रूरी है, लेकिन उसके बीच में ये स्टार्ट कर दिया आपने, टाइटल स्टार्ट कर दिया, तो जिसको स्टार्ट किया उस टाइम पे उसको उसी टाइम पे मतलब पहले वो क्लोज होगा। तो वो आप देख लीजिएगा कि ये नेस्टेड एलिमेंट बोलते हैं इनको, ये होते हैं एक्चुअली नेस्टेड एलिमेंट, कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो ये नेस्टेड टैग्स हैं या नेस्टेड एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली जिसको आपने स्टार्ट किया उसको क्लोज करना होगा। तो पैराग्राफ में हमने देखा कि ये हमारा जो है ओपनिंग टैग है P, और ये क्लोजिंग टैग है, स्लैश लगा हुआ था, ये क्लोजिंग टैग है, हमने ओपन और क्लोज कर दिया है। इसके अंदर हमने कंटेंट लिखा है, और ये जो पूरा है इस पूरे को हम बोलेंगे एक एलिमेंट्स, एक एलिमेंट बोलेंगे, ये पैराग्राफ एलिमेंट है, ओके। जैसे ये मेटा एलिमेंट है, एक मेटा एलिमेंट, ये 2 मेटा एलिमेंट, ये टाइटल एलिमेंट है। तो बेसिकली एक ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में जो भी चीज़ें हैं एज अ कंप्लीट टोटल वो एक एलिमेंट बोली जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये टैग्स एंड एलिमेंट्स हमने देखना था। तो ये हमें समझ में आ गया कि टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब इसको हम रंग करके कैसे रंग करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ से भी रंग कर सकते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। जब राइट क्लिक करोगे इस फाइल के ऊपर तो ये लाइव सर्वर दे देगा। अब यहाँ पे कुछ भी चेंज करोगे तो ये डायरेक्टली आपको वहाँ पे दिखाएगा। तो ये जस्ट ओपन ही हो रहा होगा, तो देखिए ये इसने यहाँ पे दिखा दिया, दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ। अब मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँगा तो मुझे पेज रिलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्ट, इसको जैसे ही आपने सेव किया ये अपने आप अपडेट हो गया होगा। यहाँ पे देख रहे हो पेज मैंने रिलोड नहीं किया, अपने आप हो गया। तो लाइव सर्वर का ये फ़ायदा है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। दोस्तों ये डॉक टाइप HTML ये स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत ज़रूरत था, लाइक 1999 के टाइम पे, क्योंकि उस समय हमें बताना होता था कि डॉक्यूमेंट कैसे जा रहा है, क्योंकि उस समय XML वगैरह बहुत ही फेमस था, XML XHTML। तो वहाँ पे हमें वर्जन बताना पड़ता था, लाइक 1.0 HTML 1.0 या XML 1.0 ऐसा करके। तो डॉक टॉप की ज़रूरत थी, लेकिन अभी उतनी ज़रूरत नहीं है, ऐसा MDN में भी लिखा हुआ है। लेकिन ये बोलते हैं कि एज अ रिकमेंडेशन है कि आप रख लो उसको, मतलब रहने दो, यहीं से स्टार्ट करो तो बेटर है। तो हम ये समझ लीजिए डॉक टाइप का मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप। अच्छा, जो टैग्स के अंदर लिख रहे हैं आप, तो बेसिकली अगर मैं इसको ये किस इनसेंसिटिव है,
बेसिकली अगर मैं कैपिटल P लिख दूंगा तो भी इसको समझ में आएगा ब्राउज़र को कि ये कैपिटल पैराग्राफ ही है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो हमारे ब्राउज़र्स हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इसको भी समझ आ रहा है, लेकिन आप कोशिश करें कि जैसा नॉर्मल हम स्मॉल में ही लिखते हैं, स्मॉल में ही लिखिए। तो HTML, फिर इसके बाद HTML स्टार्ट होगा, और देखिए लास्ट में सबसे पहले HTML ही बंद हो रहा है, उसके बीच में ही सारे कंटेंट रहेंगे। एक HTML में दो कंटेंट होते हैं, बेसिकली हेड होता है और ये बॉडी होता है पूरा। इसके अंदर हेड के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें होती हैं जो हम अपने ऑडियंस को दिखाना नहीं चाहते, वो हिडन होती हैं बेसिकली, जो पेज पे नहीं दिखेंगे। बेसिकली ये जो वाइट एरिया दिख रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बॉडी है। इसके ऊपर जो जैसे ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आ रहा है, वो उस टाइटल से आ रहा है, पर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब ऐसे UX पर पर्सपेक्टिव। तो जो बॉडी में चीज़ें, जो आपको विजिबल चीज़ें हैं वो बॉडी में जाएंगी, जो अनविजिबल चीज़ें जैसे उसके बाद जितनी रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है वो हेड में जाएंगे। अब मेटा काम करता क्या है? अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज था, तो लैंग्वेज क्या है? लैंग इक्वल टू EN का मतलब है इंग्लिश। तो ये क्या है कि ये देखिए यहाँ पे इसमें VS कोड में एक अच्छी खास बात ये भी है कि ये पूरा बता देता है कि लैंग्वेज टैग का काम क्या करता है। इट्स नॉट ए लैंग्वेज टैग, इज एक्चुअली दिस इज़ द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट पे अभी हम बात करेंगे। द लैंग्वेज ऑफ एन एलिमेंट, तो ये इस पूरे HTML का लैंग्वेज बता रहा है कि ये किस लैंग्वेज में लिखा गया हुआ है। लाइक ये मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, यहाँ पे चाइनीज़ अगर लिखता तो ये चाइनीज़ रहता, ओके। तो यहाँ पे चाइनीज़, हम जो भी चाइनीज़ की लैंग्वेज का सिंबल होगा वो यहाँ पे लिखते हैं हम। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ वेबसाइट्स में आप देखोगे तो उसमें लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सबका सपोर्ट होता है, तो वो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वो लिख सकते हैं कि लैंग्वेज EN भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसा करके, ओके। तो ये चीज़ था लैंग्वेज का। अब हेड में देखते हैं कि मेटा इन्फॉर्मेशन क्या काम करता है। तो मेटा जो टैग होता है वो बेसिकली SEO के काम में आता है। मेटा, टाइटल, ये सारे SEO के कंटेंट हैं। यहाँ पे मेटा जो है, यहाँ में हमने बताया UTF-8। UTF-8 का मतलब है यूनिफाइड टेक्स्ट फॉर्मेट, मतलब ये इसमें किसी भी कैरेक्टर को ये पार्स कर सकता है, समझ सकता है, ओके। कई बार हम कंटेंट में ऐसा लिखते हैं कि एंड NBSP सपोज करो, ऐसा है, लाइक एक बैक स्पेस देना है यहाँ पे, ऐसा करके इसको देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा दिखता है। देखो तो यहाँ पे एक बैक स्पेस आया कॉमा के बीच में, ये उसके लिए है। अब ये जो है NBSP, ये इसको समझ पा रहा है क्योंकि UTF-8 है। यहाँ पे अगर नंबर होता तो क्या ये समझ पाता? तो एंटिटी कोड होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे एंटिटीज़ कोड कौन कौन से होते हैं HTML की वैलिड एंटिटीज़ कोड। वो यहाँ पे बेसिकली वो नंबर होता है ऐसा कुछ, एंड 1 2 3 4 समथिंग करके, एक करके देखते हैं ना, क्या ये प्रिंट करता है। तो ये कुछ ऐसा प्रिंट कर रहा है, वो कुछ कोड होता है, लेट मी फाइंड, आप यहाँ पे ढूंढ भी सकते हैं HTML। देखिए यहाँ पे ये नंबर है, X है, एंड #10 है। कैरेक्टर टैबुलेशन ये किस लिए करता है काम, चेक कर लेते हैं। से क्या करता है ये, तो ये भी स्पेस के लिए है, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये किस लिए काम हो रहा है UTF-8 का। ये जो कंटेंट है मेटा कंटेंट व्यू पोर्ट के लिए, ये बेसिकली लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना तो ये उसके लिए यूज़ होता है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब होता है कि आपने जो वेबसाइट बनाई है वो सारे स्क्रीन डिवाइसेस पे कंपैटिबल हो, मतलब उस पर बिना कंटेंट बिखरे हुए सही से दिखे, ओके। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन निकालते हैं कई लोग, तो वो पहले मोबाइल का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं कि मोबाइल के लिए CSS क्या क्या लिखेंगे, और फिर उसके बाद स्क्रीन साइज़ के बेसिस पे हम CSS अपना अपग्रेड करते हैं कि स्क्रीन साइज़, स्क्रीन की विड्थ ये होगी तो ये CSS चलेगा, स्क्रीन की विड्थ होगी तो ये चलेगा।
तो ऐसे वेबसाइट को जो हर स्क्रीन साइज़ के लिए पोर्टेबल है, कंपैटिबल है, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। और ये उसके लिए ज़रूरत होता है। हम डिवाइस विथ को यूज़ करेंगे कंटेंट में, और इनिशियल स्केल हमारा 1.0 होगा। 1.0 मतलब 100%, ये फुल स्क्रीन को लेगा। तो ये व्यू पोर्ट आप इतना समझ लो कि ये ज़रूरत है अगर आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हो तो। टाइटल आपको पता ही है, टाइटल ज़रूरी होता है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखोगे माई फर्स्ट HTML, तो ये आपके क्रोम के टैब में ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा माई फर्स्ट HTML ये दिख रहा है। अच्छा दोस्तों, ये क्या है, लाइव सर्वर जो चला रहे हैं हम, ये बेसिकली एक सर्वर चल रहा है। ये हमारा कोड एक सर्वर पे रन कर रहा है। बाद में जब हम ये पूरा वेबसाइट बना लेंगे तो इसको हम होस्ट करेंगे अपने गिट पे या नेटलिफाई पे, या आप अगर बताना तो अगर आपके पास GoDaddy का डोमेन होगा या कोई डोमेन होगा जहाँ पे आपने ले रखा होगा, वहाँ पे हम होस्ट करके देखेंगे कि कैसे दिखता है। तो ये जो है वो सर्वर, आप यही समझ लो कि ये GoDaddy का सर्वर है, वहाँ पे आपने index.html डाल रखी है। तो हम जब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस सर्वर को index.html का, तो ये रिटर्न कर रहा है मुझे माई फर्स्ट HTML पेज। ओके, अभी ये जो वेबसाइट का हर कंप्यूटर का हर सर्वर, बेसिकली सर्वर कुछ नहीं होता है, कंप्यूटर ही होता है। तो कंप्यूटर का IP एड्रेस होगा, ये IP एड्रेस है, ये उसका पोर्ट है। तो अभी जो ये आपको IP एड्रेस दिख रहा है ये 127.001, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं लोकल होस्ट। तो ये लोकल होस्ट का मतलब होता है कि आप ही का सिस्टम जो है अभी ये एज अ क्लाइंट भी काम कर रहा है और अभी ये सर्वर भी काम कर रहा है। ओके, तो बेसिकली आप ही हिट कर रहे हो सर्वर को, अपने खुद के मशीन को हिट कर रहे हो index.html के लिए, और ये आपको सर्वर के करके दे रहा है। ओके, तो ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ से भी अगर टर्मिनल से भी चाहते तो आप ओपन कर सकते थे। यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना होता ओपन index.html। ओके, तो ये नहीं कर रहा है। ओके, तो ये बेसिकली नहीं कर रहा है, ये पहले करता था, आई डोंट नो, तो इसको रहने दीजिए। तो ये हमारा टॉपिक था टैग्स एंड एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एट्रीब्यूट। ओके, तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं दोस्तों? एट्रीब्यूट ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, लाइक क्लास इक्वल टू ABCD, तो ये जो है ये एक एट्रीब्यूट है। बेसिकली क्लास क्या है? एट्रीब्यूट है। इक्वल टू, यहाँ पे जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो उसकी वैल्यूज़ हैं। तो क्लास की वैल्यूज़ क्या क्या है? ABD है बेसिकली। अब जैसे यहाँ पे नेम एक एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू क्या है? व्यू पोर्ट। कंटेंट एक एट्रीब्यूट है जिसकी दो वैल्यूज़ हैं, एक विथ है और एक इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0 है, एक विथ इक्वल टू डिवाइस विथ है। ये दोनों वैल्यूज़ हैं इसकी कंटेंट की। तो यहाँ पे बेसिकली जो एट्रीब्यूट हो सकते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन उनको कॉमा सेपरेटली लिखना होगा आपको। तो अगर मैं क्लास में ही कुछ और चाहता तो मैं यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड, अगर आप मल्टीपल एट्रीब्यूट चाहते हैं तो यहाँ पे कॉमा सेपरेट नहीं करना होगा, PQR। तो दो क्लासेस लगा दिए मैंने, विदाउट कॉमा सेपरेटेड रहेंगे यहाँ पे। ओके, तो फ्रेंड्स आपको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट में मैं आपको बता दूँ कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। एट्रीब्यूट होते हैं जो भी हम एक टैग के अंदर लिखते हैं। तो टैग में हमने जैसे कैरसेट लिखा, ये एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू ये है। नेम लिखा जिसकी वैल्यू ये व्यू पोर्ट है। क्लास लिखा उसकी वैल्यू ये दोनों है। तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। अगर दो एट्रीब्यूट लिखना है तो उनके बीच में स्पेस होना चाहिए। जैसे अब मैं यहाँ पे एक ID एट्रीब्यूट डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा ID, ये मेरा एक एट्रीब्यूट है। ओके, तो ये एट्रीब्यूट होते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि एट्रीब्यूट क्या है, टैग क्या है, एलिमेंट्स क्या है।
अच्छा, व्हाट हैपेंड अगर मैंने ये ऐसे नहीं लिखा होता और ऐसे लिखा होता, ये मैं पूरा हटा दूँ और मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा होता, तो उस टाइम पे क्या होता? क्या अभी कोई एरर मिलता मुझे? देखिए, कोई एरर नहीं मिला मुझे। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो ब्राउज़र है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। इसके लिए अगर मैं चेक करूँ कि इसका कोड क्या है, इसका कोड चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाना होगा। इंस्पेक्ट पे जाके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो आपने कंटेंट लिखा है वो बेसिकली बॉडी के अंदर रैप्ड हो चुका है। हेड आपने बनाया नहीं था, एचटीएमएल भी नहीं लिखा था, लेकिन ब्राउज़र ने ये खुद ही कर लिया है। तो इसलिए मैं बोला कि ब्राउज़र आजकल काफ़ी इंटेलिजेंट है। अर्लियर ये ऐसा नहीं होता था, उस समय मुझे लगता है कि एरर देता होगा, क्योंकि मैं उस टाइम तो था नहीं चेक करने के लिए। लेकिन अभी ऐसा ही हो रहा होगा कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट है। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट है ब्राउज़र, इसने खुद ही चेंज कर लिया है इसको, HTML हेड खुद ही बना लिया है, इस कंटेंट को बॉडी में डाल दिया और ये सारे अपने टैग भी क्लोज कर लिए। अच्छा, इसको देखने का एक और तरीका है व्यू पेज सोर्स। यहाँ पे आप डायरेक्टली पूरा पेज देख सकते हो कि इसका सोर्स क्या है। यहाँ पे ये आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपने कुछ लिखा ही नहीं है। तो अगर व्यू पेज सोर्स देखते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आता है कि ये ही बस लिखा है आपने, ये व्यू पेज सोर्स हो गया बेसिकली। लेकिन ये अगर आप इस एलिमेंट्स में जाके देखोगे तो समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसा बन रहा है। अच्छा, ये जो बन रहा है इसको हम बोलते हैं डॉम। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। ये आप देखो तो ये ट्री वाइज स्ट्रक्चर है। लाइक HTML एक मेरा रूट नोड है, हेड एक मेरा इसका चाइल्ड है, बॉडी भी इसका चाइल्ड है। अब बॉडी के अंदर एक कंटेंट है, ये इस तरीके से ये चल रहा है। और अगर हम पिछले वाला अपना डिज़ाइन देखें, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको सेव करके एक बार इसको चेक करते हैं कि इसके लिए क्या दिखाता है। यहाँ पे देखिए, इसके लिए काफ़ी कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। डॉक टाइप HTML है, पूरा दिख रहा है। हेड में मैंने क्या क्या लिख रखा है ये दिखा मुझे। बॉडी में आप देखो तो पैराग्राफ आ रहा है, क्लास आ रही है और दिस डॉट ये आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने पी को इसने वो कर रखा है क्या? मुझे तो लग रहा है कि इसने स्मॉल में चेंज कर दिया है, क्योंकि ब्राउज़र खुद ही कर दिया है इसने। और ये तो आ रहा है कि क्योंकि लाइव सर्वर मैंने चला रखा है, तो ये लाइव सर्वर चलाने के लिए इसने देखो अपना कोड इंजेक्ट किया है यहाँ पे। इसको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका अगर आप व्यू पे सोर्स देखोगे, व्यू पे सोर्स देखने के लिए आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक और व्यू पे सोर्स। तो देखो यहाँ पे ये पूरा कोड है, ऐसे कोड आएगा। तो आप किसी का भी कोड देख सकते हो। अगर मान लो जैसे ये गूगल है, इस गूगल पेज का व्यू सोर्स कैसे देखेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करो, यहाँ पे ये आप देखो तो यहाँ पे गूगल पेज का ये पूरा कोड है। अगर ये पूरा कोड आप अपने ब्राउज़र में कॉपी कर लोगे तो आपको वैसा ही दिखेगा। ओके, और एक बार मैं आपको कॉपी करके पेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये सेव करते हैं और इसको अपने सर्वर पे ओपन करते हैं। देखिए, ये मैंने अपने सर्वर पे ओपन किया index.html पे। आपको लग रहा होगा ये गूगल है, लेकिन ये गूगल का कोड मैंने कॉपी किया है यहाँ से। देखो, तो आप किसी का भी कोड ऐसे ही उठा सकते हो, चेक कर सकते हो समझने के लिए कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी अलग हो गई जानकारी। तो ये हमने सीखा अभी तक कि टैग क्या है, एलिमेंट क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड एलिमेंट्स। तो नेस्टेड एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि जैसे ये हेड है, एक एलिमेंट है ये मेरा, उसके अंदर अगर दो तीन एलिमेंट और मैंने ऐड कर दिए, ये बेसिकली एक नेस्टेड एलिमेंट हो गया। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है कि मैंने एक डिव लिया और मैंने इस पैराग्राफ को उठा के वहाँ पे कॉपी कर दिया। तो दोस्तों, इसमें जानने वाली चीज़ क्या है कि जैसे डिव आपने लिया तो डिव सबसे लास्ट में क्लोज होगा,
पैराग्राफ लिया तो पैराग्राफ, इसके अंदर अगर मैं पैराग्राफ लिया तो पैराग्राफ सबसे क्लोज होगा। तो जो नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं जो सबसे पहले क्रिएट हो रहे हैं सबसे बाद में क्लोज होंगे, जो उससे पहले क्रिएट हो रहे हैं वो अपने क्लोज होते जाएंगे। तो ये एक नेस्टेड का एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है इसका एक नेस्टेड और एलिमेंट का। मैं आपको दिखा देता हूँ कि पैराग्राफ के अंदर स्पैन आपने ले रखा है। अब स्पैन टैग क्या करता है, ये हम स्पैन टैग एक इनलाइन एलिमेंट है। दोस्तों दो तरीके के एलिमेंट होते हैं, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, एक इनलाइन एलिमेंट होता है। तो ये इनलाइन एलिमेंट है। इसकी ज़रूरत तब होती है जैसे मान लो आपने पैराग्राफ लिखा और चाहते हो कि सिर्फ इसको हाईलाइट करना है, इसको ग्रीन कलर करना है, तो आप कैसे करोगे? तो आप थ्रू स्पैन टैग के थ्रू करोगे। आप इसको स्पैन टैग में अंदर डालोगे, यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट लेके उस पर आप अपना CSS लिखोगे, तो ये ऐसे चलेगा। इससे कुछ विजुअल कोई चेंज नहीं होगा अभी के लिए। यहाँ पे देखो तो मैंने वो दिखा देता हूँ मैं आपको। पैराग्राफ है ये मेरा, फिर स्पैन आया, स्पैन में देखो ये अलग एलिमेंट है एज, ओके, ये स्पैन टैग के अंदर आया। तो ये भी एक तरीके का क्या हुआ, नेस्टिंग हुआ। तो बेसिकली नेस्टिंग ऐसे स्टार्ट हो रहा है। बॉडी के अंदर ये सब डिव है। अब डिव स्टार्ट हुआ तो बॉडी सबसे लास्ट में क्लोज होगा, डिव सबसे लास्ट में क्लोज होगा, पैराग्राफ सबसे लास्ट में क्लोज होगा, स्पैन सबसे पहले क्लोज होगा, फिर पैराग्राफ क्लोज होगा, फिर ऐसे ऐसे। तो ये आप समझ लो जिसको आपने स्टार्ट किया सबसे पहले वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा, ओके। तो ये था हमारा नेस्टिंग का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं उसको मैं ऐसे दिखाऊं कि इमेज देखिए, इमेज एक एम्प्टी एलिमेंट है। एम्प्टी एलिमेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ये देखो टाइटल इज़ नॉट एन एम्प्टी एलिमेंट, क्योंकि इसके अंदर आपने एक कंटेंट लिखा है। मेटा क्या हुआ फिर? मेटा देखो, मेटा एक क्या है, एम्प्टी एलिमेंट है। बेसिकली इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे ऐसा कुछ करके नहीं लिखा आपने कि स्लैश अगर यहाँ पे आपने कुछ लिखा होता तो ये एम्प्टी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया एम्प्टी एलिमेंट कि एम्प्टी एलिमेंट के अंदर हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये क्योंकि ये किसी कंटेंट को रैप नहीं कर रहे हैं। अगर किसी कंटेंट को रैप करते, बेसिकली दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ वर्ड, ये मैंने लिखा जो है इसको रैप करने की ज़रूरत है। मतलब इसके ये एक पैराग्राफ है तो मुझे इसको रैप करना पड़ेगा पैराग्राफ टैग के थ्रू, पर इमेज को मुझे रैप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज कंटेंट रैप नहीं कर रहे हैं हम। किसी प्लेस पे हम बस अपना इमेज दिखा रहे हैं, यहाँ पे कुछ रैप नहीं कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका एम्प्टी एलिमेंट का। अच्छा, इसको एक ये भी समझ सकते हैं कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अगर आप देख रहे होगे तो मैंने बोला था कि जिस टैग को स्टार्ट करोगे उसको क्लोज करने की ज़रूरत है, उसको क्लोज करोगे आप। लेकिन मेटा को क्लोज नहीं किया मैंने कहीं, फिर मैं इमेज को क्लोज नहीं कर रहा हूँ। तो ये इनको ऐसा बोलते हैं ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इनको अगर आपने लिखा तो भी सही है, ऐसे कर दिया तो भी एक सेल्फ क्लोजिंग हो गया, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। और अगर आपने ऐसा उसके आगे ब्रैकेट स्टार्ट करके /img किया तो भी चलेगा, ठीक है। पर ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक ऐसा और एलिमेंट है जो सेल्फ क्लोजिंग है, या आप समझ ऐसा भी बोल सकते हैं कि एम्प्टी एलिमेंट है। वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन सा एलिमेंट है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ हेडिंग, पैराग्राफ एंड लिस्ट, ओके। तो हम हेडिंग से स्टार्ट करते हैं कि हमारे कितने प्रकार की हेडिंग होती हैं HTML में। So HTML gives us 6 kind of heading. So the first one is H1.
फिर H2, दिस इज हेडिंग 2, फिर H3, दिस इज हेडिंग 3, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इनको आप चेंज कर दीजिए H4, H5, H6 से। ये है 4, ये है 5, ये है 6। तो ये हमारे हेडिंग है, इनको सेव करिए। और यहाँ पे देख लो तो H1 जो हेडिंग होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, H2 इससे छोटा होगा, H3 इससे छोटा होगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा। इनका आप चेक कर सकते हो कि इसकी साइज़ क्या है। इसमें देखो साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ 2 EM में होता है। जो नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़ होते हैं पिक्सल वाइज में देखते हैं अपन, ये यूनिट्स जो हैं साइज़ की यूनिट्स, ये सब हम CSS में देखेंगे। जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 2 EM है, मतलब एक EM जो होता है वो 14 या 16 पिक्सल के बराबर होता है। आप इसको यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, 1 EM की वैल्यू, 1 EM यूजली इट इज़ 16 पिक्सल। सो ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है यहाँ पे 2 EM है, मतलब ये 32 पिक्सल है। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँ, फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू 32 पिक्सल, तो आप देखो तो इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। पर मैं यहाँ पे 33 करूँगा तो देख रहे हो चेंज हो रहा है, लेकिन मैं 32 करूँगा तो चेंज नहीं हो रहा है, और मैं इसको हटा भी दूँ तो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो बेसिकली एक EM की वैल्यू है वो है 16 पिक्सल। ये जो है इसकी भी साइज़ जानने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन एज ए इंटरेस्ट ये कितनी है वो देख सकते हो। तो ये है 1.5 EM, 1.5 इंटू 16, ये हो गया आपका 24 पिक्सल। तो ऐसे ये जा रहे हैं, तो 24 है, ये 32 है, तो 8 पिक्सल आई थिंक ऐड हो रहे हैं सब में। ओके, तो ये है हमारा सबसे छोटा हेडिंग होता है कि हेडिंग 6। H6 जो है वो सबसे छोटा हेडिंग है। हेडिंग के बारे में आपको बस इतनी ही जाननी थी। हेडिंग की ज़रूरत आप तब करेंगे जब आपको किसी पैराग्राफ का टाइटल लिखना है, किसी सेक्शन का टाइटल लिखना है, वहाँ पे हेडिंग चाहिए। और SEO वाइज अगर आप चेक करेंगे तो आपको हेडिंग मस्ट है, क्योंकि हेडिंग ही SEO में ट्रैक होते हैं। तो आपको एक H1 तो होना ही चाहिए किसी भी पेज पे। कोई भी पैराग्राफ या ब्लॉग लिख रहे हो आप, कोई ब्लॉग लिख रहे हो तो वहाँ पे एक हेडिंग तो होना ज़रूरी है, और 2-3 सब हेडिंग होना ज़रूरी है। ऐसा आप रूल ऑफ थंब समझ के चलो। पैराग्राफ हमने देख लिया था कि P टैग से लिखते हैं। लिस्ट हम चेक करते हैं कि लिस्ट हम कैसे लिखते हैं। तो लिस्ट में दोस्तों हमारे पास 2 तरीके के लिस्ट होते हैं। एक तो होता है अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा, यहाँ पे कमेंट कैसे लिखते हैं? ओके, इससे इसको कोई मतलब नहीं था। लिस्ट जो लिखते हैं 2 तरीके की लिस्ट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कमेंट मैं बता रहा था कि कमेंट आप कैसे लिखते हैं। कमेंट आप कंट्रोल और ये स्लैश अगर आप टाइप करेंगे तो ये कमेंट स्टार्ट हो जाएगा लिखना। तो यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट भी लिख सकते हैं और सिंगल लाइन कमेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अनऑर्डर लिस्ट 2 तरीके की लिस्ट होता है। अनऑर्डर लिस्ट होता है, एक ऑर्डर लिस्ट होता है। अनऑर्डर लिस्ट को हम कैसे दिखाते हैं, उसका जो टैग होता है वो UL होता है। ठीक है, तो UL है। अच्छा, यहाँ पे लिखने का तरीका आप ऐसे समझ लो, UL के अंदर मुझे 3 LI चाहिए, ऐसे करके लिख सकते हो आप। तो ये 3 LI क्रिएट कर देगा। ये शॉर्टकट्स हैं जो VS कोड में मिलते हैं, आपको किसी और एडिटर में नहीं मिलेंगे। तो आप ऐसा लिखना होता है। आप देखो कि UL मेरा एक टैग है, LI टैग है, इसके अंदर मैं कंटेंट लिखने जा रहा हूँ तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा, ये पूरा एलिमेंट बन जाएगा UL।
तो ऐसे हमारा लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होता है। इसमें मैं लिख देता हूँ कि राइस, या हम क्रिकेट स्टार्ट करते हैं। उसमें देखते हैं कि कौन कौन से हमारे स्पोर्ट्स हैं। क्रिकेट है, फुटबॉल है, और हमारा क्या है, चेस है। 3 हमारे लिस्ट हैं। यहाँ पे मैं अगर वो करूँ कि मेरे पास एक पैराग्राफ है, लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स, लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, ये मेरा हो गया अनऑर्डर लिस्ट। इसको देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। तो देखो ये ऐसा दिखेगा। लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स क्या हो गया हमारे पास, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस। तो ये हमारे अनऑर्डर लिस्ट हैं। जहाँ पे हमें काउंटिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं। ऑर्डर लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होता है OL से, 1 से। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है OL, फिर यहाँ पे LI आती है, और यहाँ पे भी मैं 3 क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा कि सचिन, और रैना, एंड धोनी। यहाँ पे मैं पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ फिर से। ये है लिस्ट ऑफ प्लेयर्स। इसको एक चेक करते हैं ये कैसा दिख रहा है। तो देखिए लिस्ट ऑफ प्लेयर्स हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 से। यहाँ पे डॉट 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 से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि अगर मुझे ये डॉट से स्टार्ट, ये 1 से स्टार्ट ना हो के ABC से करना होगा तो मैं कैसे करूँगा। ओके, आप ये मुझे बताएंगे कि ये मुझे ऐसे दिखाना है कि ABC ऐसे करके। तो ये हमारे टॉपिक हो गए हमारे हेडिंग पैराग्राफ लिस्ट के। तो हमें बेस लिस्ट में 2 चीज़ें जाननी थी, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट कैसे काम करते हैं, ये हमने देख लिया। उसके बाद लिंक्स आते हैं। लिंक्स में क्या होता है, लिंक्स होते हैं एंकर लिंक्स बोलते हैं इनको। ये एंकर लिंक्स हैं, तो बेसिकली ये A टैग से स्टार्ट होगा। ओके, href जो होता है कि ये मुझे क्लिक करके कहाँ पे जाना है, इसके अंदर मैं एलिमेंट दूंगा, कंटेंट दूंगा बेसिकली, जहाँ पे ये क्लिक होगा कि इसको क्लिक करके कहाँ पे भेजना है। तो लिस्ट से मैंने यहाँ पे टाइप किया गूगल, तो मैं यहाँ पे अब गूगल का पाथ दूंगा तो ये वहाँ पे जाएगा www. चलिए चेक करते हैं ये क्लिक हो रहा है तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये सबसे ऐसे दिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट। इसको क्लिक किया तो ये कहाँ पे, कहीं नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे हमने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि यहाँ पे पोर्ट क्या यूज़ करना है इसको। ओके, इसको क्लिक किया है मैंने। देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये गूगल पे चला गया। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझना, क्योंकि आप जब पेज बनाओगे तो वेबसाइट में कई सारी पेजेस होंगे, तो एक पेज से दूसरे पेज में अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आप कैसे करोगे, ये आप थ्रू लिंक्स करोगे। कि पेज में एक लिंक्स होगा, तो जैसे पेज 1 है, पेज 2 पे जाना है तो कैसे करेंगे। तो आप एक असाइनमेंट लिख लो, आपको 2 पेजेस बनाने हैं, एक index1.html, एक index2.html। index1.html में कुछ कंटेंट लिखना और उसमें एक
एक जगह एक एंकर डालना कि गो टू पेज 2। वो पेज 2 बेसिकली index2.html होगा। index2.html में सब कुछ होगा। फिर वहाँ भी एक बटन होगा, कोई एक कंटेंट होगा, लिंक होगा, जिसको क्लिक करोगे तो आप फिर से वापस पेज 1 पे आओगे। तो बेसिकली आपको कम्युनिकेट कराना है पेज 1 और पेज 2 को, ये एक से दूसरे पे कैसे जाएं और दूसरे से पहले पे कैसे आएँ। ये एक स्मॉल असाइनमेंट है दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोग करें और मैं ट्राई करूँगा कि मैं सबका चेक कर पाऊँ। तो ये एक आपका पहला असाइनमेंट है, ओके। उसके बाद स्टार्ट करते हैं इमेजेस। इमेजेस क्या होती हैं, इमेजेस कैसे काम करते हैं। तो इमेजेस का वीडियो दोस्तों मैं अब कभी बाद में बनाऊंगा, जब मैं